पार्टी आप कैसे हैं? यस माइनस सत्य संजय नून मैथ वाला इन इंडिया पावर स्टार। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स के बारे में। इस डिटर्मिनेंट्स में हम लोग पार्ट ये आपका 4th लेकर आ गए हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारे चीज़ पढ़ने वाले हैं। ये डिटर्मिनेंट्स का मतलब सारणिक हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, और ये सारणिक का आपका पार्ट 4 होने वाला है। अगर अभी तक ले आपने सारणी के पार्ट 1 में बेसिक सीखे थे, पार्ट 2 में उससे लेवल आगे गए थे जिसमें प्रॉपर्टीज पढ़े थे, और पार्ट 3 में हम लोग 5 मार्क्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चन को क्या किए थे, सॉल्व किए थे। आज इस डिटर्मिनेंट्स के पार्ट 4 में हम लोग जो बात करेंगे, इस पर बात करेंगे त्रिभुज के आधार पर हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो लेक्चर होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। संरेखी कब होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाकर हम मान कैसे निकालते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग छोटा लेवल से बात करते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा, और एक बात और याद करके रखिएगा, हम लोग इसमें क्रेमर विधि का भी प्रयोग करेंगे। क्रेमर विधि से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, अधिकांश नहीं। नियामक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति मतलब कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कहने का मतलब, मान लीजिए आपके पास एक त्रिभुज है और त्रिभुज में 3 गो शीर्ष है, एक शीर्ष, 2 शीर्ष और ये आपका तीसरा शीर्ष। इस शीर्ष का नाम ए होगा, इसका नाम बी होगा, मान लीजिए इसका नाम क्या है, शीर्ष है, सी है। मान लीजिए पहला वाला शीर्ष का नाम आप x1, y1 देते हैं। ये नियामक ज्यामिति में हम लोग व्यक्त करते हैं। ये आप 10th लेवल पे भी पढ़े थे। इसका निर्देशांक मानेंगे x2, y2 और इसका निर्देशांक मानेंगे x3, y3। ये आपका नियामक ज्यामिति में हुआ। ये सब का निर्देशांक को दर्शा दिया गया है, डिनोट कर दिया गया। में सारणी का मतलब ऐसा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग डिटर्मिनेंट के वैल्यू को सॉल्व करेंगे जिसमें त्रिभुज के फार्मूला को हम लोग लगा पाएंगे। अगर जो हम लोग त्रिभुज के फार्मूला को लगा लेते हैं तब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है से समझिए। तो आपने जान चुके होइएगा से त्रिभुज के शीर्ष बिंदु जो होते हैं वह निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। जैसे कि आप छोटी क्लास में पढ़े होइएगा, मान लीजिए कि माना कि त्रिभुज की शीर्ष बिंदु, तो आप देखे हैं से शीर्ष बिंदु कितना है, एगो x1, y1 है, दूसरा x2, y2 है, तीसरा जो है x3 और y3 है। ये आपका त्रिभुज का निर्देशांक है। और आप उस वक्त त्रिभुज का जो क्षेत्रफल जो पढ़े थे वह इस प्रकार पढ़े थे, 1/2 123, तो 123 प्लस में पढ़े थे 231 और प्लस में पढ़े थे 300, ये 3 हुआ और 12, तो अंदर में सिर्फ y वाला होगा 312। ये पढ़ाई कर लिए, 123, 231, 312। ये आप छोटी लेवल में तैयारी कर चुके हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति वाले चैप्टर में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 माइनस y3 माइनस y1 प्लस y3 इंटू y1 माइनस y2 के आधार पर कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। मान लीजिए कि इस सारणी का प्रयोग करके आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो याद करिएगा, जब सारणी का प्रयोग करके त्रिभुज ABC का जब क्षेत्रफल निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, 1/2 सिर्फ आपका सारणी का साइन लगा देना है। जितना x1, x2, x3 देखना है उसको एक कॉलम में आपको क्या कर देना है, सजा देना है, और जितना y1, y2, y3 दे रहा है उसको सेकेंड कॉलम में आपको सजा देना है, और एक है तो आपको ट्रिपल 1 लिख देना है। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, और इसी के आधार पर आप क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। सबके जगह x1 के जगह x1 का वैल्यू, y2 के जगह y2 का वैल्यू, सबका अलग अलग प्रकार से वैल्यू रख दीजिएगा तो आपका आंसर बहुत आसानी तरीका से। आप सोच रहे होंगे से एक ही क्यों लेते हैं, याद रखिएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम
हमेशा वर्ग इकाई में मापते हैं, या चाहे आप वर्ग मीटर भी कर सकते हैं, वर्ग सेंटीमीटर, लेकिन वर्ग होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्रफल में है। हम लोग एक बात और समझने का प्रयास करते हैं, आखिर हम लोग एक ही क्यों लेते हैं? क्योंकि क्षेत्रफल का जो मान होता है वो आपका धनात्मक राशि होता है। क्षेत्रफल का मान कभी आपका माइनस में ना होगा, ये हमेशा आपका प्लस में होता है। और प्लस में होने के कारण इसलिए हम लोग सारणी का जब प्रयोग करते हैं तो हमेशा एक का प्रयोग कर लेते हैं। यदि क्षेत्रफल दिया हो तो गणगणना के लिए आप सारणी के या तो धनात्मक मान या ऋणात्मक मान का प्रयोग कर सकते हैं, अगर जो आपको क्षेत्रफल दिया होगा तब। तीसरा नंबर पॉइंट ये आप ध्यान देकर रखिएगा, तीन सरेखी बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा शून्य होगा। अगर जे तीन गो बिंदु, मान लीजिए एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, अगर जो तीन बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो उसको हम लोग बोलते हैं संरेखी। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो जाए, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो जाए तो हम लोग समझेंगे कि ये पूरा के पूरा आपका संरेखी है। आपके पास एक एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल को आप कैसे समझने का प्रयास करेंगे। कहता है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु 3,8 -4,2 और 5,1 है, तो आप ट्रायंगल का एरिया ज्ञात कीजिए। तो कैसे समझेंगे? एक एरिया जो है आपका, एक जो शीर्ष पॉइंट दिया है वो आपका 3,8 है, दूसरा जो दिया है -4,2 दिया है, और तीसरा जो दिया है 5,1 आपका दिया है। समझिए, x1 का वैल्यू 3 हो गया, y1 का वैल्यू 8 हो गया, x2 का वैल्यू -4 हो गया, y2 का वैल्यू आपका 2 हो गया। इसी प्रकार इसमें भी तो डायरेक्ट आप त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल पर लगाने के क्या करिए, इसको प्रयास कीजिए। डायरेक्ट लिखिए सूत्र से, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अब रहा 1/2 x1 का वैल्यू आपका 3 है, x2 का वैल्यू आपका -4 है, और x3 का वैल्यू आपके पास 5 है। y1 का वैल्यू आपके पास 1 है, y2 का वैल्यू आपके पास 2 है, y3 का वैल्यू आपके पास 1 है, और इधर 1 1 1। अगर जो इतना हो जाए तो रो से कॉलम और कॉलम से रो चेंज करके भी आप बना सकते हैं। अब क्या करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/2 के जगह 1/2 ये सब में रहेगा आराम से। 3 को लीजिएगा A11 प्लस में जब 3 को लीजिएगा तो इसके कॉलम खत्म, इसके रो खत्म, गुना 2 1 कम 2 हो जाएगा, और -1 1 कम आपका 1 हो जाएगा। A12 12 2 1 विषम आ गया, विषम हमेशा माइनस में 8 आपका हो जाएगा। इसके कॉलम खत्म, इसके रो खत्म, कॉलम खत्म, -4 1 कम -4 या माइनस फॉर्मूला वाला 5 1 कम 5, प्लस के जगह प्लस 13 3 पर 1 4, सम आया प्लस में होगा 1, इससे एक कॉलम खत्म, रो खत्म, -4 1 कम -4 या माइनस फॉर्मूला वाला 5 दूना 10। इसके बाद आपका तैयार हुआ 1/2 के जगह 1/2 3 मल्टीप्लाइकेशन 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, -8 मल्टीप्लाइकेशन माइनस जुटेगा, 4 5 ने चिन्ह रहेगा माइनस का, +1 हो जाएगा मल्टीप्लाइकेशन 10 और 4 14 हो जाएगा, और आपका ये माइनस में हो जाएगा। इस प्रकार इतना करने के बाद आप गुना करके आराम से क्या कर सकते हैं, इसको 1/2 के जगह 1/2 3 एकम आपका 3 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 8 9 जा 72 हो जाएगा, प्लस क्रॉस माइनस हो जाएगा, 14 1 जा क्या इतना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 1/2 प्लस जुड़ जाएगा 72 और 3 75 हो जाएगा, -14 हो जाएगा, 1/2 5 में से 4 गया 1 बचेगा, 7 में से 1 गया 6 बचेगा, आ गया 6 एकम 6 अपन में कितना 2 वर्ग इकाई। यही आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। सारणी के प्रयोग करके आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्रेमर का नियम के बारे में। क्रेमर विधि क्या होते हैं? क्रेमर विधि के आधार पर आप सारणी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको पता होगा 2 चर वाला रैखिक समीकरण। 2 चर वाला
दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला, यहां से लीजिएगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण। आप जानते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण जो होते हैं वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 होता है। एगो x चर, एगो y चर, एक चर कितना चर हो गया? ये दो चर हो गया, इसलिए इसका नाम पड़ता है दो चर वाला। मान लीजिए ये समीकरण आपका फर्स्ट है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इसको मान लीजिए समीकरण 2 है। ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण 2 है, इसलिए हम लोग कहेंगे से करेमर के नियम में हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण का प्रयोग करके वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसको किस प्रकार निकालते हैं से समझने का प्रयास करिए, याद रखिएगा। इसका एक ट्रिक हम आपको बता देते हैं, करेमर विधि के सूत्र निकालने से पहले एगो ट्रिक बता देते हैं, याद रखिएगा। BC AC AB, याद रखिएगा, BC AC AB, आई पर रखिएगा x, आई पर रखिएगा y और आई पर रखिएगा x, क्योंकि आप 10th लेवल में इसको सॉल्व कर रहे होइएगा वर्ग गुणन विधि में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। याद रखिएगा x को जब लीजिएगा ना तो आपको BC लेना है, तो लीजिएगा BC, B1 B2 डिटर्मिनेंट में रखना है, उसके बाद C, तो C1 C2 पहला हो गया। अगर भी आप y को लेना चाहते हैं तो y को लीजिए, y में लीजिएगा तो AC को लीजिएगा, तो A1 A2 C1 C2। उसको बाद आप एक को लीजिएगा तब तो x के टर्म को एक के बराबर करिएगा तो x का मान निकल जाएगा, y के टर्म को एक के बराबर करिएगा तो y का मान निकल जाएगा। ये होता है AB, तो AB कभी हो जाएगा A1 A2 B1 B2 डिटर्मिनेंट के अंदर डाल देना, ये आपका मान निकल कर तैयार हो गया। यही आपका करेमर का विधि कहलाता है। हम आपके पास करेमर विधि का एक क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो आपके पास इस प्रकार है, याद रखिएगा y वाला टर्म में माइनस होता है, फार्मूला में ही माइनस होता है। आप जानते हैं आपके पास दो गो इक्वेशन दिया हुआ है, ये जो हो जाएगा आपका a1 के मान हो जाएगा, ये हो जाएगा b1 के, और ये हो जाएगा आपके पास c1 के मान। अगर जैसा रहेगा तो आपको RHS को 0 बनाना पड़ेगा, याद रखिएगा RHS को कैसा बनाना पड़ेगा? 0 बनाना पड़ेगा, तब जाके आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ये जो हो जाएगा आपका A2 का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा B2 के मान। यहाँ पर RHS में है तो सबसे पहले आपको RHS को LHS में ले जाइएगा, तो प्लस में 39 उधर जाएगा तो माइनस में 39, और माइनस में 39 C2 का वैल्यू हो जाएगा, याद रखिएगा। डायरेक्ट करेमर विधि का फॉर्मूला लगा दीजिए, फॉर्मूला होता है x अपन B1 का जो वैल्यू है आपके पास, B1 का जो वैल्यू है -6 है, माइनस को हमेशा लेना है। B2 का जो वैल्यू है आपके +4 है। उसके बाद C1 का वैल्यू आपका 9 है, और C2 का वैल्यू +39 नहीं, y वाला टर्म को आपको लेना है। A1 का वैल्यू आपके पास 5 हो गया, और A2 का वैल्यू आपके पास 7 हो गया, C1 का वैल्यू 9 हो गया, और C2 का वैल्यू -39 हो गया। उसी प्रकार आप एक के साथ तुलना कर लीजिए, A1 A2 तो -6 4 B1 B2, ये जो वैल्यू रख दिए B1 B2 के रख दिए। आपका A1 A2 का वैल्यू यहाँ है 5 7 5 और 7, B1 B2 का वैल्यू -6 4, ऐसे करने से सुविधा होगा। उसको बाद क्या कर लीजिए, आराम से गुन्ना कर लीजिए x अपन, उसको बाद आराम से घटा लीजिए x अपन 234 में से 36, 4 में से 6 गया, मतलब 14 में से 6 गया, 8 बचेगा, 12 में से 3 गया, 9 बचेगा, 2 था तो 1 कैरी दे दिया तो 1 बच गया, इक्वल टू -y अपन, माइनस माइनस जुट जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 9 6 15 के 5 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपन 20 को 42 को आपका हो जाएगा 62 को। आराम से वैल्यू निकालने के लिए x के y के बराबर कर दीजिए, जैसे कि मैं आपको बता रहे हैं फर्स्ट नंबर स्टेप में। x वाला को आप बराबर कर दीजिए एक वाला टर्म के, 1/62 हो जाएगा, 62 में 1 से करिएगा तो 62x बराबर कितना हो जाएगा 198, गुन्ना में 62 इधर जाएगा तो भाग में तो 1/62 कटा कटवल करिएगा, कटने के बाद आपके पास आएगा
आपको आराम से काट देना है। याद रखिएगा 9 दूना 18 के 8, 1 8, 9 दूना 18 99 हो जाएगा और 31 दूना आपके पास 62 हो जाएगा, नहीं कटेगा। x का वैल्यू निकल के आ गया 99/31। उसी प्रकार आप y के वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करिए, y के टर्म के साथ बराबर कर लीजिए। सेकेंड नंबर स्टेप में y का जो है -y/-258 इक्वल टू में 1/62 हो जाएगा। सबसे पहले माइनस माइनस से कट गया, 62 में y से तिरछा गुना हो जाएगा तो 62 y हो जाएगा इक्वल टू 258 होगा। y इक्वल टू 258 गुना में तो इधर जाएगा तो भाग में 62, आराम से काटिए, कैंसिल हो जाएगा, 200 के 100 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 18 के यदि आपका 9 हो जाएगा 129, इसको कर दीजिए 31, मतलब आराम से आपके पास आ गया 129/31। तो हम लोग कह सकते हैं से आपके पास y का जो वैल्यू आ गया 129 अपन आपका 131 आ गया। तो हम लोग कह दिए से क्रेमर विधि के आधार पर आप दो चर वाला रैखिक समीकरण को सॉल्व करके आंसर बाहर निकाल सकते हैं। x का वैल्यू 99/31 और y का वैल्यू 129/31 हो गया। यही इसी को हम लोग बोलते हैं क्रेमर विधि। और क्रेमर विधि के आधार पर हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और किए हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए, आप ढेर सारे क्वेश्चन को बहुत आसान तरीका से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे 3 चर वाले रैखिक समीकरण जो आप देख पा रहे हैं। जब 3 चर होगा तो क्रेमर विधि का प्रयोग कैसे करना है। a1x + b1y + c1z + d1, इनमें d भी शामिल हो जाएगा। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। सिंपल x होगा, सिर्फ b1 b2 b3 हो जाएगा और c1 c2 c3 d1 d2 d3। याद रखिएगा bcd हो जाएगा, acd हो जाएगा, a1 a2 a3 3 तक हो जाएगा और abd होगा। उसके बाद एक के आपको बराबर कर देना है abc के बराबर। और इसी टाइप में 3 गो समीकरण वाला जब आएगा 3 चर वाला तो आप उसको इसी आधार पर सॉल्व कर पाएंगे।